हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मराठी अक्षर भारती कक्षा 9वी इस पाठ का आज हम वीडियो देखेंगे। पाठ 6 ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप। इस पाठ को हिंदी में समझाएंगे। इसका स्पष्टीकरण हम हिंदी में देखेंगे। तो चलो देखते हैं पाठ 6 ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप। पाठ का शीर्षक है ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोप। ओलंपिक के सामने क्रीड़ा सामने होते हैं, ये आपको सबको पता ही है। और इसमें इस खेल में 5 वर्तुळ यानी सर्कल होते हैं। ये जो है ये 5 सर्कल होते हैं और ये एक में एक चेन जैसे फंसा के जो बनता है उसको बोलते हैं गोफ। गोफ यानी चेन, है ना। तो इस पाठ के शीर्षक का अर्थ है कि ये ओलंपिक के 5 जो सर्कल है उसकी चेन, इसके बारे में, ओलंपिक के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ परिचय। पाठ के लेखक है बाळ ज पंडित और इनका जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 2015 में हुई। ये एक प्रसिद्ध लेखक है। क्रिकेट सामन्यांचे समालोचन यानी क्रिकेट के जो खेल होते हैं उसका समालोचन उन्होंने किया है। पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। उनकी कुछ किताबें प्रसिद्ध है, उसमें से पहिले शतक, कुमारांचे खेळ और क्रिकेटमधील नवलकथा ये प्रसिद्ध बुक्स हैं उनके। ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा अर्थ काय, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला है। कि ये ओलंपिक के जो सामने हैं, ओलंपिक क्रीड़ा स्पर्धा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, और ये सामने जो चालू हुए हैं, क्रीड़ा स्पर्धा जो चालू हुई है उसके पीछे कौन से उद्दिष्ट है, कौन से उद्देश्य है, और ये ओलंपिक के जो सर्कल है उनका अर्थ क्या है, इन सब की जानकारी इस पाठ में लेखक ने दी है। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे और इस पाठ में क्या बताया गया है कि जागतिक जो ओलंपिक के क्रीड़ा स्पर्धा होती है उसकी जानकारी इस पाठ में दी है। सब कुछ जानकारी दी है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उनके उद्देश्य क्या है, ये जो 5 सर्कल है उनका अर्थ क्या है, ये सारी जानकारी इस पाठ में आपको मिलेगी। तो चलो चालू करते हैं पाठ। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे क्रीडा रसिकांचेच नव्हे तर जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। देखो, इस पाठ का मैंने मराठी में भी इस पाठ को पढ़ाया है और कुछ स्कूलों में ये किताब जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में है, इसलिए वो बच्चे मराठी में नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए मैं ये हिंदी में वीडियो बना रही हूँ। तो मनुष्य का जो सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास होता है, सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास यानी उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक जो सारे विकास होते हैं उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। तो इस विकास में क्रीड़ा यानी खेल का महत्व कैसे है, बहुत ज़्यादा खेल का महत्व है। अनन्य साधारण यानी बहुत ज़्यादा इस खेल का महत्व है। खेल के बिना हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्व स्तरांवर खेले जानारे यानी सभी स्तर पर ये क्रीड़ा सामने खेले जाते हैं और इसके कारण क्रीड़ा रसिक यानी क्रीड़ा में, खेल में जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं उनका ही नहीं तो जग में क्रीड़ा पर यानी खेल पर प्रेम करने वाले जो लोग हैं उनका भी ध्यान आकर्षित ये क्रीड़ा, ऑलिम्पिक क्रीड़ा कर लेती है। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। अब संपूर्ण जगभर में बहुत सारे क्रीड़ा यानी खेल होते रहते हैं, क्रिकेट होता, फुटबॉल होता है, बहुत सारे सामने होते रहते हैं, लेकिन उसमें ये जो ओलंपिक क्रीड़ा सामने होते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मानाचे स्थान है ना, बहुत महत्त्वपूर्ण ये क्रीडा आहे। ऑलिम्पिक 2020च्या विजयाची उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया।
तो संपूर्ण जग भर में ये जो ओलंपिक क्रीड़ा स्पर्धाएं होती हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि 2020 के जो क्रीड़ा स्पर्धाएं हुई ओलंपिक, उस उद्दिष्ट को अपने आँख के सामने रख के और अपने जो पसंद वाले खेल है उसमें ध्यान आकर्षित करके उसमें पारंगत होकर अपने देश को ओलंपिक के जो विजय है, ओलंपिक का जो विजय है उसका मानकर, यानी बहुत बड़ा स्थान देने के लिए हम क्या करेंगे, अधिकाधिक यानी बहुत प्रयत्नशील रहेंगे। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। ये एक ओलंपिक गाँव ही होता है, वहाँ जहाँ क्रीड़ा सामने होते हैं वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, हर प्रकार की दुकानें और खाने के पीने के रहने की सारी व्यवस्थाएं होती है, वहाँ टेम्पररी रोड भी बनाए जाते हैं, तो उसको एक गांव कहा जाता है। ओलंपिक सामने जहाँ होते हैं तो उसको बोलते हैं ओलंपिक गांव। तो उस गांव की तरफ हम लोगों की मोटर यानी हमारी गाड़ी बहुत वेग यानी स्पीड से जा रही थी और वहाँ गर्दी प्रचंड यानी वहाँ बहुत भीड़ थी, प्रचंड भीड़ थी। और प्रचंड भीड़ होने के कारण भी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती, यानी हमारा जो ट्रैफिक था, हमारी जो गाड़ी जा रही थी उसमें हमारी गाड़ी जाने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते, आने के लिए अलग रास्ता था, जाने के लिए अलग रास्ता था। उसके कारण वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ नहीं बनती थी। आने वाले लोग अपने आने वाले रास्ते से आते थे, जाने वाले रास्ते से जाते थे। खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। जैसे ही खेल का जो मैदान है, ग्राउंड है, पास आने लगा तो हमारी आंखें जो है सामने का जो क्षितिज है, क्षितिज मालूम है किसको बोलते हैं, जहाँ जमीन को आकाश ऐसे लगता है कि स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, टिका हुआ है, वो जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षितिज। तो ये खेल का मैदान जैसे ही पास आने लगा तो हमारी आंखें उस क्षितिज की तरफ लगी। वहाँ क्या था, क्षितिज की तरफ खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। एक बहुत ऊंचा स्तंभ यानी एक पोल था और वह पोल पर एक ध्वज यानी एक झंडा फहरा हुआ था, तो वो हमको दिखा। ओलंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते। वो झंडा किसका था कि ओलंपिक सामने जहाँ हो रही है, ओलंपिक क्रीड़ाएं जहाँ हो रही है उसका एक निशान था, उसका एक चिन्ह था वो झंडा। यानी ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगांची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। और इस ध्वज पर, यह ध्वज कौन सा था, सफ़ेद कलर का एक कपड़ा था, सफ़ेद कलर, पांढरा शुभ्र यानी सफ़ेद कलर का कपड़ा था। और उस सफ़ेद कलर के कपड़े पर लाल, पीला, नीला, हरा और काला, ये जो दिख रहे हैं ना, ये 5 रंग के सर्कल बनाए हुए थे और वो सर्कल एक दूसरे में गुथे हुए थे और उनकी एक चेन बनी हुई थी। जणू 5 मित्र हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। ऐसे लग रहा था कि ये 5 सर्कल जो है, इनकी जो चेन बनी हुई है, इसको गोफ बोलते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि ये 5 मित्र हैं और ये 5 मित्र अपने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के क्या कर रहे हैं, अपनी जो दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, उस गहरी दोस्ती का संदेशा किसको दे रहे हैं, पूरे जग को दे रहे हैं, ऐसे लग रहा था। ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड आणि त्यांची शुभ्रधवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ। अब देखो ये जो 5 वर्तुळ यानी सर्कल जो है, ये 5 सर्कल क्यों बनाए गए थे, क्योंकि जग यानी पूरे वर्ल्ड में जो 5 खंड होते हैं, कौन से 5 खंड हैं, अभी 5 खंड नहीं है, अभी तो 7 खंड है। पहले 5 खंड थे, एक था अमेरिका, दूसरा था ओशनिया, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा यूरेशिया और 5वां था अफ्रीका। तो ये 5 खंडों में क्या चलते थे, ये ओलंपिक सामने चलते थे, तो उसकी निशानी वो थी। आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ।
और इस 5 सर्कल के पीछे जो सफ़ेद कलर का झंडा बना हुआ था, मतलब सफ़ेद कलर का जो कपड़ा था इस 5 सर्कल के पीछे, तो वो किसकी साक्ष्य दे रहा था, क्या बता रहा था कि ये विशाल अंतराल है, ये एक बहुत बड़ा आकाश है, उस आकाश में ये 5 खंड है और इस 5 खंडों में क्या है, दोस्ती है। इस प्रकार का संदेश वो दे रहा था। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले आहे। और मैंने बताया कि पहले 5 खंड थे, लेकिन अभी ये 7 खंड है, तो उसकी भी जानकारी आपको थोड़ा देना चाहती हूँ कि ये 7 खंड कौन से हैं। तो एक है आशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा अमेरिका, 5वां ऑस्ट्रेलिया, 6ठा अंटार्कटिका और 7वां आर्टिक। तो ये 7 खंड अभी है। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले होते और ये जो ध्वज है, ये जो झंडा था, इस झंडे पर ओलंपिक का एक ब्रीद वाक्य, ओलंपिक का जो वाक्य है वो लिखा हुआ था। क्या वाक्य था वो? CTS, ऑल्टियस, फोर्टियस। यानी इसका अर्थ क्या होता है? गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता। तो गतिमानता यानी प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। CTS यानी गतिमानता, गतिमानता यानी हर खिलाड़ी ने ज़्यादा से ज़्यादा गतिमान होने का प्रयास करना चाहिए। ऑल्टियस यानी उच्चता और अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। हर खिलाड़ी ने अधिक से अधिक ऊंचाई गाठने की क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। ये उसका अर्थ है। और तीसरा है फोर्टियस यानी तेजस्विता, तो इसका भी अर्थ दिया है। आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत। बल संवर्धन, शक्ति का संवर्धन करना, शक्ति को बढ़ाना, है ना। शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए। ये CTS, ऑल्टियस और फोर्टियस का अर्थ है। असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो और यही संदेश ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है, खिलाड़ियों को देता रहता है। या ध्वजस्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते और यह जो ध्वजस्तंभ है, तो यही ध्वजस्तंभ के पास एक मशाल रहती, स्फूर्तिदायक मशाल बोला गया। और वो क्या होती है? हमेशा तेवत असते यानी जलती रहती है। जितने दिन खेल रहते हैं उतने दिन वो जलती रहती है। आपको बताती हूँ मशाल क्या होता है। एक लकड़ी रहती है, ये देखो लकड़ी रहती है और लकड़ी को एक कपड़ा लपेट के क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाते हैं। या अब तो मिट्टी का तेल और कपड़ा नहीं, नए प्रकार की मशाल निकली है, तो उसमें वो जहाँ तक ओलंपिक सामने जलती रहे इस प्रकार का उसमें क्या होता है, कुछ डाला जाता है पदार्थ और वो क्या होती है? जलती रहती है। तो ये होती है मशाल, है ना। उसमें जलना चाहिए, इसलिए ज्वलनशील पदार्थ जो भी है इस मशाल में डाल के वो क्या करती है? जलती रहती है। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते। तो ये जो ओलंपिक की क्रीडा स्पर्धाएं हैं, ये क्रीडापटु यानी क्रीडा खेलने वाले, खेल खेलने वाले, और क्रीडा शौकीन यानी खेल को देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए पर्वणी यानी बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है, ऐसे कहा जाता है। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रांतील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। तो अपनी पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र है, जितने भी देश है अपने जग में, उसमें से लगभग 5 से 6 हजार खिलाड़ी इन खेल में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं। स्त्री खेळाडूंची ही संख्या 2000च्या आसपास असते। इतना ही नहीं कि मेल खिलाड़ी खेलते रहते हैं, स्त्री खिलाड़ी भी खेलते रहते हैं और उनकी भी संख्या कम नहीं, 2000 के आसपास उनकी भी संख्या रहती है। 2000 के आसपास स्त्री खिलाड़ी खेलते रहते हैं। प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। प्रेक्षागार यानी जहाँ प्रेक्षक यानी ऑडियंस बैठे रहते खेल देखने के लिए, तो उस प्रेक्षागार में कितने? 70 ते 80 यानी 70 ते 80 हजार प्रेक्षक लोग, ऑडियंस बैठने की क्या रहती? सुविधा रहती है। याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। और इतना ही नहीं, तो उस प्रेक्षागार में और जगह रहती है कि वहाँ कम से कम 25,000 लोग जो है खड़े रह के भी इन क्रीड़ाओं को, इन स्पर्धाओं को देख सकते हैं।
पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात। पोहने यानी तैरना, तैरने की भी कंपटीशन रहती है, शर्यत रहती है। तो ये तैरने की कंपटीशन के लिए 4-5 तालाब भी वहाँ कृत्रिम तरीके से बनाए हुए रहते हैं। खेळांचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रमपरिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते। खेल का यहाँ जहाँ ओलंपिक सामने होते हैं उसका विशाल मैदान यानी प्रचंड बहुत बड़ा ग्राउंड, और उसके अगल बगल में जो प्रचंड प्रेक्षागार प्रेक्षक लोग ऑडियंस जहाँ बैठते हैं क्रीड़ा देखने के लिए, खेल देखने के लिए, उसको बोलते हैं प्रेक्षागार। और रहदारी यानी आने जाने के लिए जो अलग से सड़क और मार्ग बनाए हुए हैं, और रेलवे ट्रैक भी बने हुए हैं। पुरुष और स्त्री खिलाड़ी इनको रहने के लिए, उनके निवास के लिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, इमारती यानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वसति गृह यानी हॉस्टल्स बने हैं। और प्रेक्षक लोगों का श्रम परिहार करने के लिए यानी जब खेल देख के थक जाते हैं तो उनको आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए सुसज्ज ऐसे विशाल उपहार गृह यानी बड़े बड़े प्रशस्त हॉटेल्स भी वहाँ बने हुए हैं। असे हे एक मोठे गावच असते और ये सारी सुविधाएं वहाँ रहती हैं। जैसे एक गांव में ये सब सुविधाएं रहती हैं उस प्रकार से वहाँ भी सारी सुविधाएं रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक गावही बोलते हैं। याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात और इसको क्या बोलते हैं, ऑलिम्पिक विलेज के नाम से कहा जाता है। ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली और ये ओलंपिक विलेज होना चाहिए, इस प्रकार की कल्पना जो है 1956 में मेलबोर्न यहाँ पे रखी गई थी। अब मेलबोर्न क्या है, तो ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरे नंबर का बड़ा शहर है और पुराना शहर है मेलबोर्न। तो यहाँ इस कल्पना को रखा गया था कि ओलंपिक विलेज होना चाहिए। पहले ओलंपिक विलेज तिथलेच, और ये सबसे पहला ओलंपिक विलेज है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न का। ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात। हे सामने 5 दिवस चालत। इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। तो ये सामने जो है ओलंपिक के 4 साल के बाद होते रहते, 4 साल बाद होते रहते हैं, हर 4 साल में एक बार होते रहते हैं। और ये सामने 5 दिन चलते हैं और ईस्वी सन पूर्व 776 में ये सामने हुए थे। इसकी पहली नोंद यानी पहला सामना ईस्वी सन पूर्व 776 में हुआ था और कहाँ था, ये ग्रीस में। ग्रीस देश का जो इतिहास है वहाँ उसकी नोंद आपको मिलती है। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। उस समय क्या करते थे, इस स्पर्धा में जो यशस्वी होता था, जिसको यश मिलता था, एक स्पर्धा जीतता था, तो उस खिलाड़ी को उसके गले में ऑलिव वृक्ष की जो डाली होती है उसकी एक माला बना के उसका गौरव करते थे। आपको दिखाते हैं ऑलिव वृक्ष की माला किस प्रकार से बनाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के ऑलिव वृक्ष की माला बनाते थे और ये जो खिलाड़ी स्पर्धक है जो यशस्वी होता था, जिसको यश मिलता था, तो उसके गले में इसको डाल के उसका गौरव करते थे। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून व यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। ग्रीस देश में जो अनेक शहर थे, बहुत सारे शहर के लोग आते थे, तो ये एक दूसरे में जो भेदभाव यानी पक्षपात होता है, ये सारी भावना वहाँ ओलंपिक सामने जहाँ होते थे वहाँ नहीं रहती थी। सारा पक्षपात भेदभाव भूल के क्या करते थे, यशस्वी स्पर्धक जो है उसका प्रचंड स्वागत करते थे। कैसे करते थे, ऑलिव वृक्ष की डाली की एक माला बना के उसके गले में डाल के स्वागत करते थे।
या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिलत असे। और इस क्रीडा स्पर्धा में जो यशस्वी होता था तो उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय सण समारंभ यानी राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ स्वतंत्रता दिन होता है, प्रजासत्ताक दिन होता है, महात्मा गांधी की जयंती होती है, राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन इन लोगों को क्या करते थे, सन्मान दिया जाता था। पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले। लेकिन कालांतर से कुछ काल लौटने के बाद क्या हुआ, ग्रीक सत्ता का पूरा ह्रास हो गया, नाश हो गया, ख़त्म हो गई। और उसी के साथ ईस्वी सन पूर्व 394 में ये सामने जो है ओलंपिक सामने क्या हो गए, पूरी तरीके से बंद हो गए। मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण आली। फिर बहुत साल बाद ये बंद हो गए और उसके बाद ये जो एक दूसरे में मैत्री का मंत्र देने वाले ओलंपिक सामने हैं उनको ईस्वी सन 1894 में और आधुनिक जग जो है उसको याद आ गई कि नहीं, इस प्रकार के मैत्री का संदेश देने वाले क्रीडा स्पर्धा होनी चाहिए। त्यापूर्वी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती, तो इसलिए फ्रान्स देश में वहाँ एक ऑलिम्पिक की काँग्रेस आयोजित की थी। त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधि हजर होते और फ्रांस देश में जो कांग्रेस हुई थी ओलंपिक के लिए कि सामने होने चाहिए, ओलंपिक क्रीडा स्पर्धा होनी चाहिए, तो उस कांग्रेस में मतलब एक प्रकार की सभा थी, मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में बहुत सारे राष्ट्र यानी बहुत सारे देश के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुवर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले। तो कुबर्टिन नाम का एक जो फ्रांस देश का फ्रेंच क्रीडा तज्ञ जो था, उसने इस कांग्रेस में ओलंपिक सामने होने चाहिए, उसका पुनरुज्जीवन यानी पुनः उसका स्टार्ट होना चाहिए ओलंपिक सामने, ऐसे कहा गया वहाँ पे। शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले। और शरीर संपदा यानी बल संवर्धन के लिए, अपना शरीर का व्यायाम होने के लिए क्या करना चाहिए, देश और देश में और मैत्री की भावना रखने के लिए मित्रत्व की ये जो स्पर्धा है ओलंपिक सामने होनी चाहिए। इसलिए ओलंपिक जो सामने थे उसी प्रकार से क्रीडा स्पर्धा रखनी चाहिए, इस प्रकार का निर्णय लिया गया। 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात। फिर 1896 से फिर से ओलंपिक सामने दर हर 4 साल से अलग अलग देश में क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। त्या निमित्ताने जगाला सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात। इसी प्रकार से इस कारण से पूरे जग भर में सद्भावना, अच्छी भावना, समता, मित्रत्व, मैत्री यानी विश्वबंधुत्व और शिस्त और ऐक्य, ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का भी क्या होता है, विकास होता है और लोग कुल मिला के मिलजुल के रहने लगते हैं। या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे और ये ओलंपिक के सामने जो है, ये ओलंपिक के खेल में 21 प्रकार के खेल खेले जाते हैं। पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। पुरुष लोगों के लिए अलग सामने होते हैं और स्त्री लोगों के लिए स्त्रियों के लिए अलग सामने होते हैं। या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति नेमलेली असते और ये क्रीडा स्पर्धा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की एक ओलंपिक समिति स्थापित की हुई रहती है। या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधि या समितीत असतात और इस स्पर्धा में जो देश भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए उनके देश के हर एक देश के 3 प्रतिनिधि समिति में रहते हैं। या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते और इस समिति में खेल खेलने की जो व्यवस्थाएं हैं, तो वो खेल खेलने की व्यवस्थाएं इस खेल के अंतर्राष्ट्रीय संघ की तरफ रहती हैं
ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो। ये ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आयोजित करना यानी बहुत खर्चे का काम होता है, बहुत खर्चा इसको लगता है। तो इसलिए ये सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। और ये सारा पैसा कहाँ से आता है? तो इस स्पर्धा में जो भी देश उतरता है, जो भी देश इस स्पर्धा में रहता है, वो देश ये खर्चा करते हैं। क्रीडेच्या क्षेत्रात जातिभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेद नाही। इस क्रीड़ा में, ऑलिम्पिक स्पर्धाओं में जाति भेद, धर्मभेद, वर्णभेद नहीं माना जाता है। सब वर्ण के, सब धर्म के, सब जाति के खिलाड़ी इसमें खेल खेलते रहते हैं। येथे सर्वांना समान संधि मिलती है और सबको समान मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई नीचे कास्ट का है तो उसको संधि नहीं दी जाए, मौका नहीं दिया जाएगा, और जो उच्च कास्ट का है उसको मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे धर्म, सारे वर्ण, सारे कास्ट का जो भी है, कोई भी है, उसको मौका दिया जाता है। अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू, अब अमेरिका में रहने वाला जेसी ओवेन्स, लेकिन ये उसका वंश कौन सा है? या अफ्रीका का खिलाड़ी है, लेकिन रहता है अमेरिके में। तो 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली। 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक स्पर्धा हुई थी, तो उसमें उसने 4 अजिंक्य पद यानी 4 मेडल उसमें हासिल किए थे। इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले। और इतना ही नहीं, तो ये 4ही मेडल लेने के लिए उसने 4ही बातों में क्या किया? उच्चांक प्रस्थापित किया। अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला और इस प्रकार से अमेरिका ने बहुत बड़ा यश हासिल किया, उसका शिल्पकार ये ठहरा गया। अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला। तो आपको लगेगा कि ये अमेरिके का खिलाड़ी है तो इसलिए अमेरिका ने उसका गौरव किया, ऐसा नहीं है। केवल अमेरिका ही नहीं, तो पूरे जग ने इस खिलाड़ी का उस समय क्या किया? गौरव किया, उसको गौरवान्वित किया, केवढे कौतुक केले, बहुत सारा गौरव उसका किया। ओबेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली। अब ये जो ओवेन्स है, ये था तो अमेरिका में, लेकिन मूल कहाँ का खिलाड़ी था? अफ्रीका का, तो उसका वर्ण अलग था, काला गोरा बोलते उसमें से काले वर्ण का, लेकिन ये वर्ण उसका भूल के सारे देशों ने उसका क्या किया? सम्मान किया, उसकी प्रशंसा की है। एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू। 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। अब देखो दूसरा एक खिलाड़ी है एमिल झेटोपेक, ये भी ओलंपिक क्रीडा स्पर्धा में इसने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये झेकोस्लोवाकिया का खिलाड़ी है और 1952 में उसने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। हेलसिंकी मैदान, तो ये हेलसिंकी मैदान क्या है? ये मैदान जो है फिनलैंड देश में हेलसिंकी शहर है, वहाँ का ये मैदान है ना, वहाँ का ये स्टेडियम है। तो वहाँ उसने यश हासिल किया। तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला। वहाँ पे उसने कौन सा यश हासिल किया? 5000 मीटर दौड़ना और मैराथन शर्यत। मैराथन, अब ये मैराथन क्या है? ये दौड़ने की लंबी शर्यत रहती है, लंबी स्पर्धा रहती है, बहुत लंबे तक दौड़ना पड़ता है। इस शर्यत की जो पूरी लंबाई होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर, या तो 26 माइल उसको बोलते हैं, 26 माइल 385 यार्ड, इतना लंबा ये अंतर रहता है ये, और ये अंतर दौड़ना पड़ता है मैराथन शर्यत में, मैराथन कंपटीशन में, दौड़ने वाली कंपटीशन। तो इस शर्यत में, इस कंपटीशन में, और ये क्या कोई ऐसी दौड़ने के लिए कोई ऐसी धावपट्टी नहीं बनाई जाती हैं, और ये केवल सर्वसाधारण रास्ते से ही, शहर के रास्ते से ही दौड़ना पड़ता है और ये मैराथन शर्यत जीतना पड़ता है। तो इस मैराथन में ये जो झेकोस्लोवाकिया का झेटोपेक है, एमिल झेटोपेक, इसने यश हासिल किया था और इसने नया विक्रम प्रस्थापित किया था और नया इतिहास रचा था। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याति मिळवली और इतना दौड़ता था ये, इतनी तेज से दौड़ता था कि उसको उस समय कहा जाता था कि एक मानवी इंजन, रेलवे इंजन है।
रेलवे इंजन जिस तेजी से दौड़ता है उस तेजी से ये दौड़ता था, तो उसको मानवीय इंजन भी कहा, रेल्वे का इंजन भी कहा जाता था। तो इस प्रकार की उसकी प्रसिद्धी थी। यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेकबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याचबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। तो उसके काम के कारण, वो जो दौड़ता था उसके यश के कारण उसके बाबत तो लोगों को अभिमान लगता ही था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो देश है चेकोस्लोवाकिया, उस देश के बाबत भी लोगों के मन में आदर निर्माण हो गया था, आदर की भावना निर्माण हो गई थी। आफ्रिकेतील इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मैराथन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। ये जो मैराथन शर्यत है, जैसे जेटोफेक ने जीती थी, उसी प्रकार से अफ्रीका शहर में इथियोपिया का जो अबेबे बिकिला था, उसने भी ये मैराथन लंबी दौड़ने वाली जो शर्यत है जीत ली थी। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनटात काटले, और इतना बड़ा जो अंतर था, इतना बड़ा, उसने कितने 2 घंटा और 15 मिनट में पार कर दिया था। फॅनी बँकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणानून सोडले। उसी प्रकार के ये जो लेडी खिलाड़ी है फैनी बैंकर्स, स्त्री खिलाड़ी, इसने 1948 में ओलंपिक का मैदान क्या किया था, दणानून सोडले, यानी यश हासिल किया था स्त्री ने, एक स्त्री खिलाड़ी ने। 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। 100 और 200 मीटर की जो दौड़ने की स्पर्धा थी, उसमें उसने प्रथम क्रमांक लिया था। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्यपद मिळवले, और भारत भी कम नहीं, पीछे नहीं रहा है। भारत ने भी हॉकी के खेल में अनेक वर्ष यानी बहुत साल तक अजिंक्यपद लिया था। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद याचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। ध्यानचंद आप सबको मालूम ही है, हॉकी खिलाड़ी भारत का। तो ये सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जो है ध्यानचंद, इसका अनेक साल तक पूरे जग भर में सबकी जीवा पर इसका नाम नाचता था, यानी सबके मुंह में इसका नाम आता था कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है हॉकी का। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो। जब ओलंपिक के क्रीड़ा मैदान पर खिलाड़ी खेलते रहते हैं तो उन खिलाड़ियों के पराक्रम और उनका जो प्रयत्न यानी प्रयास जो रहता है, उसका संदेश देने वाला जो ध्वज रहता है, झंडा रहता है, वो बड़े थाट से फहरता रहता है। त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात। और उस झंडे पे जो 5 खंड होते हैं, मैंने आपको पिछली बार बताए थे कि वो 5 खंड कौन से हैं, और एक बार आपको बताती हूँ। ये 5 खंड है अमेरिका, ओशनिया, अंटार्कटिका, यूरेशिया और अफ्रीका। तो ये जो 5 खंड हैं, तो इन 5 खंड के जो 5 सर्कल हैं, ये समता और विश्व बंधुत्व का पूरे देशभर को संदेश देते रहते हैं। तर त्याच्या शेजारीच क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते। और आपको ज्योत भी मालूम है, ये ज्योत जो है, ये मशाल जो है, ये क्या करती है, उसके ही बगल में, उस झंडे के ही बगल में क्या करती है, जलती रहती है। और ये ज्योत ये बताती है कि क्षुद्र विचार जो है, जाति भेद, वर्ण भेद, ये भेद जो है, ये नहीं मानना है। क्षुद्र विचारों का अंधकार यानी अंधेरा क्या करती है, दूर करके अच्छे विचारों के साथ प्रकाशमान होती रहती है और जलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के ओलंपिक वर्तुळांचा गोफ ये जो पार्ट है, ये हिंदी में मैंने आपको समझाया है। आपको अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टैप करिए। थैंक यू।